हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट होंगे उनका ऑनर्स पेपर होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है, तो हम लोग इधर आज की क्लास में अमेलगमेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेसन है, एक क्वेश्चन इस लेसन से एग्जाम में रहता है। तो चलिए देखते हैं अमेलगमेशन क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे अमेलगमेशन क्या लिखा हुआ है। जब दो या दो से अधिक कंपनियों का समापन करके एक नई कंपनी का गठन किया जाता है तो उसे हम कंपनियों का एकीकरण कहते हैं। अर्थात जब दो कंपनी आपस में मिलकर एक नई कंपनी का गठन करता है तो उसे हम कंपनियों का एकीकरण कहते हैं। जैसे राम लिमिटेड और मोहन लिमिटेड दो कंपनी है। राम लिमिटेड और मोहन लिमिटेड दो कंपनी है जो आपस में मिलकर एक नई कंपनी राम मोहन लिमिटेड बना रही है। तो इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अमेलगमेशन कहते हैं। अमेलगमेशन के अंदर तीन वर्ड यूज होता है। अमेलगमेशन के अंदर तीन वर्ड यूज होता है। एक हमारा वर्ड होता है अमेलगमेशन, एक वर्ड होता है हमारा अमेलगमेशन जो अभी आपने समझा कि जब दो कंपनी आपस में मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करेगी और पुरानी कंपनी समाप्त हो जाएगी तो इस सिचुएशन को हम अमेलगमेशन कहते हैं। जैसे जैसे हीरो और होंडा ने दोनों आपस में मिलकर एक नई कंपनी का गठन किया जिसे हम लोग हीरो एंड होंडा बोलते हैं, या सॉरी हीरो होंडा बोलते हैं, हीरो होंडा बोलते हैं। तो इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अमेलगमेशन। अमेलगमेशन के तीन वर्ड यूज होता है, जिसमें पहला है अमेलगमेशन। दूसरा आप इधर देखो एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जब एक बड़ी कंपनी के द्वारा एक छोटी कंपनी को अधिग्रहित कर लिया जाता है, अधिग्रहण कर लिया जाता है, अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, तो उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। देखो लिखा हुआ है, जब एक विद्यमान कंपनी के द्वारा दूसरे विद्यमान कंपनी को क्रय कर लिया जाता है तो उसे हम संविलियन कहते हैं। जैसे वोडाफोन कंपनी के द्वारा आइडिया को क्रय कर लिया गया, तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। लिखा हुआ है, जब एक विद्यमान कंपनी किसी कारण से कंपनी को समाप्त करके एक नए नाम से व्यापार करना प्रारंभ करता है तो ऐसी स्थिति को हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। सोचो कोई कंपनी होगा जो बराबर लॉस में जा रही होगी या जिसका बाजार में रेपुटेशन अच्छा नहीं होगा, इमेज अच्छा नहीं होगा, तो वो कंपनी अपने नाम को समाप्त करके एक नए नाम से बिजनेस को ऑपरेट करेगा। जैसे कि यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये कंपनी बंद करके आज एक्सिस के नाम से व्यापार कर रही है। जो एक्सिस बैंक के नाम से व्यापार कर रही है वो पहले किसके नाम से करता था? यूटीआई के नाम से करता था, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो अभी एक्सिस के नाम से कर रहा है। दैट मीन्स एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कोई दो कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि एक ही कंपनी अपने पुराने नाम को समाप्त करके, दैट मीन्स अपनी कंपनी को बंद करके एक नई कंपनी का गठन करता है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो हमारा जो अमेलगमेशन AS14 है, अमेलगमेशन जो AS14 के अंतर्गत करेंगे, इसमें अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तीनों के लिए अकाउंटिंग प्रोसीजर जो होने वाले ही है वो एक ही तरीके से होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं अमेलगमेशन की क्या क्या फीचर्स है। इधर लिखा हुआ है एकीकरण की विशेषता, फीचर्स ऑफ अमेलगमेशन। तो एकीकरण होने के लिए ये जरूरी है कि कंपनी जो हो वो सेम कैटेगरी का हो। देखो ये लिखा हुआ है, एकीकरण होने के लिए कंपनियों का समान होना अनिवार्य है। जैसे कोई कंपनी किसी एक प्रोडक्ट को बेच रही हो तो वही प्रोडक्ट किसी और कंपनी के द्वारा भी बेचना है। अब ये नहीं कि वो कोई और प्रोडक्ट बेचता है और ये कोई अलग अलग प्रोडक्ट बेचता है, तो फिर इन दोनों के बीच अमेलगमेशन नहीं हो सकता। अमेलगमेशन सेम प्रोडक्ट बेचने वाले कंपनी के बीच हो सकता है, क्योंकि अमेलगमेशन करने का जो मुख्य पर्पस होता है वो होता है इंटरनल कंपटीशन को समाप्त करना। यानी एक कंपनी और दूसरे कंपनी के बीच कोई प्रतियोगिता ना हो, ये दोनों आपस में मिल जाए और मार्केट में मोनोपोली को क्रिएट कर सके। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, एकीकरण में नई कंपनी का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब एक्स कंपनी और वाई कंपनी दोनों आपस में मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करेगा, एक्स वाई लिमिटेड, तो यहाँ पे नई कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन कोई पुरानी कंपनी जैसे एल कंपनी को बी कंपनी टेक ओवर कर रहा है, तो यहाँ पे तो कोई नई कंपनी का निर्माण नहीं हो रहा है। अर्थात अमेलगमेशन की सिचुएशन में नई कंपनी का निर्माण हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। आगे कह रहा है एकीकरण करने का मुख्य कारण कंपनियों के आपसी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना, यानी इंटरनल कंपटीशन जो था कंपनियों के बीच में उसको खत्म करना है। आगे है एकीकरण एक विस्तृत शब्द है जिसमें संविलियन भी शामिल है। हमने अभी अभी बताया कि AS14 के आने से अमेलगमेशन के ये तीनों वर्ड्स में अकाउंटिंग प्रोसीजर एक ही तरीके से होता है। आगे देखो लिखा हुआ है एकीकरण में जो कंपनी समाप्त होता है उसे हम विक्रेता कंपनी, वेंडर कंपनी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई कंपनी जो होगा, एक्स और वाई कंपनी ये आपका वेंडर कंपनी होगा, क्योंकि ये दोनों कंपनी पुरानी कंपनी है, इसे आप वेंडर कंपनी बोलो या आप इसे ओल्ड कंपनी बोलो, या आप अकाउंटिंग टर्म में आप इसे ट्रांसफेरर कंपनी बोलो, ट्रांसफेरर। ये तीनों ही एक ही हुआ। और ये जो नई कंपनी का गठन किया गया एक्स वाई लिमिटेड, इसको आप ट्रांसफेरी कंपनी बोलोगे, ट्रांसफेरी कंपनी, ट्रांसफेरी कंपनी, या इसको आप परचेजिंग कंपनी भी बोल सकते हो, परचेजिंग कंपनी, या आप इसको न्यू कंपनी भी बोल सकते हो, न्यू कंपनी। चलो बाबू आगे समझते हैं। यही चीज लिखा हुआ है एकीकरण में जो कंपनी समाप्त होता है उसे हम विक्रेता, वेंडर कंपनी या हस्तांतरक कंपनी, ट्रांसफेरर कंपनी कहते हैं। और जो कंपनी हस्तांतरक कंपनी को अधिग्रहित करता है या अधिग्रहण करती है उसे हम हस्तांतरी कंपनी, दैट मीन्स ट्रांसफेरी कंपनी कहते हैं। अब ये ट्रांसफेरी कंपनी जैसे ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड को ऑब्जर्व करेगा तो ए लिमिटेड के द्वारा बी लिमिटेड को जो भी भुगतान किया जाएगा, जो भी पे किया जाएगा, उस पे को हम बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। ये परचेज कंसिडरेशन दो प्रकार से तय किया जा सकता है। देखो इधर कह रहा है क्रय प्रतिफल, परचेज कंसिडरेशन हमारा अगला टॉपिक है। परचेज कंसिडरेशन लिखा हुआ है ट्रांसफेरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफेरर कंपनी को व्यवसाय क्रय करने के प्रतिफल स्वरूप जो मूल्य चुकाया जाता है उसे हम क्रय प्रतिफल कहते हैं। इसकी गणना करने की दो विधि है। ये ए लिमिटेड यदि बी लिमिटेड को ऑब्जर्व कर रही है या अमेलगमेशन हो रहा है तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को जो पेमेंट करेगी उस पेमेंट को ही हम क्या बोलेंगे, परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो विधि है, एक है नेट पेमेंट मेथड और एक है नेट एसेट्स मेथड। नेट पेमेंट मेथड आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को क्या पेमेंट कर रहा है, क्या दे रहा है, वो अगर क्वेश्चन साफ साफ बता रहा हो तो आप नेट पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करोगे। अगर क्वेश्चन साफ साफ नहीं बता रहा है कि ये ट्रांसफेरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफेरर कंपनी को क्या पेमेंट किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम नेट एसेट्स मेथड को यूज में लाते हैं। और नेट एसेट्स मेथड से हम लोग परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए जो व्यापार ट्रांसफेरर कंपनी के जितने एसेट्स लिए जा रहे हैं, ये देखो लिखा हुआ है टोटल एसेट्स टेकन ओवर बाय ट्रांसफेरी कंपनी। ट्रांसफेरी कंपनी जितने का एसेट्स लेगा उसमें से जितने का लायबिलिटीज लिया है उसे घटा लो तो वो हमारा नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स आ जाएगा। और यदि क्वेश्चन बोलता है कि उसको कुछ गुडविल दिया जा रहा है तो गुडविल उसमें ऐड कर देंगे, जो आएगा वो हमारा परचेज कंसिडरेशन होगा। गुडविल निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे ये जो नेट एसेट्स वैल्यू निकला हुआ है वो नेट एसेट्स मल्टीप्लाई जिस परसेंटेज से बोलेगा गुडविल की वैल्यू देना वो गुडविल बाई 100 दे देंगे तो ये परचेज कंसिडरेशन निकलेगा। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम एक दो सम देखते हैं, एक दो सम देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप लोग तैयार हो जाओ, देखो एक दो सम देखते हैं हम लोग, एक दो सम देखते हैं। ये देखो आपकी बुक से ये शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है जहां पे पीसी निकालने के लिए कहा जा रहा है शॉर्ट टर्म क्वेश्चन।
तो ये शॉर्ट टर्म क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है ए लिमिटेड टेक्स ओवर बी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2016 एंड डिस्चार्ज कंसिडरेशन फॉर बिजनेस एज फॉलोज। ए लिमिटेड जो है वो टेक ओवर कर रहा है बी लिमिटेड को। तो ए लिमिटेड जो होगा वो हमारा कौन सा कंपनी होगा, ट्रांसफेरी कंपनी होगा, क्योंकि ये टेक ओवर कर रहा है। किसको कर रहा है, बी लिमिटेड को। तो ये हमारा कौन होगा, ट्रांसफेरर कंपनी होगा। अब ये ए लिमिटेड जो टेक ओवर कर रही है बी लिमिटेड को, तो किस शर्तों पे टेक ओवर कर रही है, तो देखो बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स होंगे उसको जो भी पेमेंट देंगे वही मेरा परचेज कंसिडरेशन होगा। तो देखो इधर लिखा हुआ है, इशूड 42,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट पार्ट टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड। जो बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उसको मैं पेमेंट में 42,000 इक्विटी शेयर दे रहा हूं। कितना इक्विटी शेयर दे रहा हूं, 42,000 इक्विटी शेयर दे रहा हूं। और एक इक्विटी शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए। तो इधर देखो परचेज कंसिडरेशन निकाल रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। 42,000 इक्विटी शेयर दे रहा हूं और एक इक्विटी शेयर 10 रुपए के हैं, यानी 42,000 मल्टीप्लाइड 10 दैट मीन्स 4,20,000 4,20,000। आगे देखो शेयर दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी वाले को जो भी दिया और प्रेफरेंस वाले को जो भी दिया, दोनों को आप इंक्लूड कर लो तो वही आपका पीसी होगा। अगली क्वेश्चन यही है, इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each to discharge of preference shareholder ₹1,70,000 of B Limited at a premium of 10%। कह रहा है ये जो बी लिमिटेड के जो प्रेफरेंस शेयर है वो 1,70,000 के हैं। इसको अभी हम डिस्चार्ज करेंगे 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर से और इसको इश्यू करना है 10% प्रीमियम पे। तो 100 रुपए का हमारा शेयर है, 10% प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करेंगे तो 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपए होंगे। 100 का 10% जो आप निकालोगे तो कितने होंगे, 10 रुपीज। तो आपके 100 रुपए शेयर की कीमत हो गई और 10 रुपए प्रीमियम के, यानी आप 110 रुपए से कैंसिल करने वाले हो। तो देखो आपका 1,70,000 शेयर है जिसमें 100 रुपए का एक देने वाले हो, बट 110 रुपए की दर से दोगे, चूंकि प्रीमियम के साथ दोगे तो आपका नेट फिगर आ गया 1,87,000। फिर दोनों को आप इंक्लूड कर लो, 4,20,000 और 1,87,000, तो 6,07,000, यही आपका परचेज कंसिडरेशन हो गया। इसमें एक और आइटम दिया हुआ है, जरा गौर करना। कह रहा है इट एग्रीड दैट द डिबेंचर ऑफ बी लिमिटेड ₹50,000 विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर एंड अमाउंट ऑफ 13% डिबेंचर इन ए लिमिटेड। अच्छा ये बताओ, डिबेंचर्स होल्डर क्या कंपनी के मालिक होते हैं? ये तो डिबेंचर्स होल्डर कंपनी के लोन होते हैं, और कंपनी के जो भी लोन है उसको मैंने कैसे डिस्चार्ज किया ये हमारे परचेज कंसिडरेशन पे इंपैक्ट नहीं करेगा। परचेज कंसिडरेशन पे हमारा वही वैल्यू इंपैक्ट करेगा जो हम उसके शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रहे हैं। और शेयर दो ही होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है। तो इसके जो भी होल्डर होंगे इनको मैंने जो भी पेमेंट किया, इसकी अगर जानकारी क्वेश्चन में है तो इसी को हम इंक्लूड कर लेंगे दोनों को, तो उसी को हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। उन्होंने किसी खर्चों का भुगतान किया, मुझे इससे कोई काम नहीं। किसी डिबेंचर्स को कुछ पेमेंट कर दिया, मुझे उससे कोई काम नहीं। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये देखो, ये आपके बुक्स में क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो आप अपनी बुक्स में शॉर्ट टर्म में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग जब कर रहे हैं क्वेश्चन वो एसके सिंह के बुक से कर रहे हैं। आप मार्केट में देखोगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बुक आएगा एसके सिंह का, उसी से हम शॉर्ट टर्म क्वेश्चन कर रहे हैं। ये देखो 3 नंबर क्वेश्चन आपके बुक में होगा। कह रहा है एम लिमिटेड एग्रीज टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ साक्षी लिमिटेड। एम लिमिटेड जो है वो साक्षी लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है। क्या क्या शर्तें थी तो देखो नीचे दे रहा है। पहला शर्त कह रहा है द शेयर होल्डर ऑफ साक्षी लिमिटेड टू बी पेड अप 20 रुपीज पर शेयर इन कैश। कह रहा है साक्षी लिमिटेड के जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे पहले 20 रुपए की दर से उन्हें कैश दिया जाएगा, ठीक है जी। And the offer of 4 equity share of ₹10 each in a M Limited for every share of साक्षी लिमिटेड। और कह रहा साक्षी लिमिटेड के एक शेयर के बदले में 4 इक्विटी शेयर भी दिया जाएगा, जिसकी एक की कीमत कितनी होगी, 10 रुपए होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन कह रहा साक्षी लिमिटेड हैज 40,000 इक्विटी शेयर, कोई बात नहीं। देखो इधर पीसी निकाल रहा हूं। क्वेश्चन कैश पेमेंट क्या कर रहा है, ऊपर में ही बता रहा है कि 20 रुपए की दर से दे रहे हैं हम कैश,
और टोटल इसके शेयर होल्डर्स कितने 40,000, तो 40,000 मल्टीप्लाई विद 20, ये 8 लाख रुपीज आ गया। आगे कह रहा था कि इसके जितने भी शेयर होंगे, इसके कितने शेयर थे 40,000, इसके एक शेयर के बदले में हम 4 देने वाले हैं, तो देखो 40,000 मल्टीप्लाई विद 4, और एक शेयर की कीमत क्या देने वाले हैं हम 10, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपकी 16 लाख आ गई। अब इन दोनों को जोड़ो तो 16 लाख और 8 लाख को जोड़ोगे तो 24 लाख आ जाएगी, यही हमारा परचेज कंसिडरेशन होगा। अब आगे की टॉपिक हमारा है एसेट्स मेथड या नेट एसेट्स मेथड। इसके बारे में कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। नेट एसेट्स मेथड आप लोग अपने बुक्स को अपने पास में रखोगे तो बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। कल की क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। आप इसको समझने की कोशिश करोगे और किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करोगे। चलो बाबू, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।